तो कौन सा हजरत अली के पास महलात थे? महर का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से किया था, कुछ ऊंट का इंतजाम किया, वो उधर हजरत हमजा ने उन ऊंटों को पार लगा दिया, वो पूरा वाकया मशहूर है। मतलब कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो तो भी मतलब वो हजरत, मुझे अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपकी नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो सुन ली होगी शुरू में। नहीं, मैंने नहीं देखा था, वो उन्होंने कोट किया था, तो मतलब मैंने बोला। देखें, आपका मसला पता क्या है? आपका मसला ये है कि आपको वालिदैन ने कह रखा है भाई तुम्हें इतना कमाना है, तो आप वालिदैन की वजह से मजबूर हैं कि इतना कमाना है, और अपने नफ्स की वजह से मजबूर है कि यार शादी भी नहीं हो रही, शादी भी करनी है। ये दो चीजें हैं। तो नहीं, मेरी वालिदैन तैयार हैं शादी करने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने डरा दिया मुझे। जैसे कि देखिए बताया गया कि आदमी पे फर्ज, वाजिब, सुन्नत और हराम, शादी मकरू और हराम है। तो मकरू का में है कि अगर आपको डर हो कि अगर आप उसका मतलब पूरा नहीं कर सकते हैं तो अब आपकी शादी मकरू है। भाई अगर आपको क्या आपको डर है? नहीं तो मतलब मैं खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं ना हूं, तो मतलब तो अपने पे डिपेंड हूं। ये जो स्टैंडर्ड हमने बना लिया ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, मतलब ये है कि मैं कॉर्पोरेट में जाकर जॉब करूं। ये किसने कह दिया आपसे कि इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आसिम इफ्तिकार भाई आए हैं। आसिम भाई किधर है जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आसिम भाई? जी अल्लाह का फजल, बेहतर हूं। आप ठीक हैं? अब देखें, आप माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, तो जरा आपकी ओपिनियन पता चल जाए इनकी शादी के ताल्लुक से। फरहान भाई शादी करना चाह रहे हैं? शादी करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेबल होंगे जब ये कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे। अब मैं अभी 6 महीने पहले कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आया हूं मैं। जी, और आपने तो हमसे मुबारकबाद ली है कि मुबारकबाद दे मुझे, मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। जी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, हाँ बोलिए। हाँ तो मेरे भाई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो डेफिनेशन है ना, उसको सही करें। उसके लिए कथन कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा रहें, उसके लिए आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लें। अगर आप सेटल होना चाहते हैं, उसके आज के दौर में तो स्किल्स देखे जाते हैं। जी मैं एक मिसाल पूछ दे, क्या आप बढ़ाई कारपेंटर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? जी हो सकता। एक मिस्त्री जो मकान बनाना अच्छी तरीके से जानता है, मिस्त्री है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है कि नहीं? जी है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के इतने सारे एवेन्यूज हैं, और आपको फौरी तौर पर सेटल होना है, तो ये क्या जरूरी है कि आप 5 साल लगाएं, 10 साल लगाएं? जी जैसे मैं भी स्किल सीख रहा हूँ, मतलब अभी मैं अर्न करना स्टार्ट नहीं किया हूँ, स्किल सीख रहा हूँ। तो मतलब इस टाइम मेरा जायज, अगर मेरी माँ तैयार हो कि हाँ बेटा तुम कर लो, अभी के टाइम में तुम नहीं कमा रहे हो। आपके ऊपर एहसान होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वो आपको इतने पैसे दे रहे हैं कि आप अपनी फैमिली चला लें, तो उनकी तरफ से एहसान, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और आपके लिए जायज है इसको कबूल करना। जी ठीक है, शुक्रिया। अब आप शादी की तैयारी करें। तो नहीं, आजकल प्रॉब्लम ये है कि कोई बाप अपने बेटी थे तभी तो नहीं है। अरे नहीं यार, दूसरी प्रॉब्लम लिया है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि हर चीज तैयार है, बस ये नहीं हो रहा है कि ना कैसे हो। अभी तो ऐसा लग रहा था अब लड़की ये चाहते हैं कि हजरत जो है रिकमेंड कर दें। यानी सूरत हाल ये है कि सारे मसले हल हो गए, पर लड़की नहीं है। काजी भी तैयार, वलीमा भी तैयार, टेंट भी लग गया, खाना भी बन गया, पर लड़की नहीं है। जैसे लड़की तलाश करो यार, ये सारे मसले बात के हैं। नहीं, मेरे साथ एक मसला हुआ था अभी मुफ्ती साहब। जैसे एक लड़की थी, आलिमा कर रही थी, तो मुझे जैसे मेरे पसंद थी। नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। कहानी ना सुनाए, शादी.com बन जाएगा। अरे वो अपनी गमज़दा जिंदगी के बारे में कुछ बता रहे थे, आपने जो है वो छोड़ दिया उनकी लव स्टोरी। चलो मुफ्ती साहब को बताने दो। चले ठीक है, आगे चले। ठीक है, सैयद भाई अच्छा, जनरल हिंदी भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं तो काफी देर से सुन रहा था, मैं और थोड़ा किचन में था मैं, तो अचानक से देखा बात करने का पैटर्न चेंज हो गया। मैंने कहा ऑटोमेटिक चैनल चेंज हो गया क्या? मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाला टॉपिक। जी हाँ, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई सैयद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, मैं मुस्लिम हूँ
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक सवाल था, और दूसरा जो आपकी फ्राइडे के दिन जो बयान हुआ था वो ऑनलाइन आया है, उसके अंदर जो इमाम गजाली की जो बात थी, आपने जो बातें बताई थी इमाम गजाली के ताल्लुक से, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, मतलब समझ में नहीं आई वो एक बात। बोले। हाँ, तो पहला सवाल तो ईमान के ऊपर था कि ईमान जो कहते हैं यकीन, उसकी इस्तिलाह मैंने पढ़ा था, ईमान की इस्तिलाह कि किसी के बात को किसी के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान है, और दीन की खास इस्तिलाह में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बिला किसी शुबा के मान लेने का नाम ईमान है। ये मतलब मैंने इस्तिलाह पढ़ा था ईमान की। ठीक। हाँ, तो अब ये सवाल था कि अगर सीरत में जो वाकयात पेश आए हैं जो कि तस्खीर आलम के हैं, जिसमें सहाबा की मदद हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हुई, वो वाकयात को डायरेक्ट मान लेना कि ये ईमान का हिस्सा, ये अफजल है क्या इसके वजूहात और इसके फिजिक्स और इसकी कॉज के साथ मानना ये अफजल है ईमान में? सबसे पहले तो ये जहन में रहे कि जो वाकयात आए हैं उनका साबित होना कि वो बियॉन्ड एनी डाउट इस तरह साबित हो जाएं, तो उनमें कोई शक ना हो, तो आप उनको ईमान का हिस्सा मानेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दोनों, अगर एक चीज ये है कि आपने कोई वाकया हुआ तस्खीर आलम से रिलेटेड, मसलन गज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मदद हुई अल्लाह ताला की तरफ से, जिसका जिक्र कुरान में भी आ गया, हदीसों में है जगह जगह, और आपने उसको मान लिया, ठीक है, गोया कि आपके वो ईमान का हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ईमान का एक दर्जा आता है मारिफत, यानी एक ईमान है जो बगैर किसी, यानी फुल मारिफत के बगैर है, और एक ही मारिफत के साथ। ईमान के भी दर्जात है ना, अल ईमान यजीद व यनकुस, हदीस में ये इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह जगह जगह इसको कहते हैं। तो ईमान के जो दर्जात हैं वो कम और ज्यादा होते रहते हैं। तो जब मारिफत आ जाती है तो ईमान का दर्जा बुलंद हो जाता है। अब ये मारिफत क्या है? आपने खुद ही बताया कि तस्खीर आलम के असबाब को, यानी वो कॉजेज क्या हैं कि जिनके जरिए सहाबा किराम इस लायक बने कि उन्होंने आलम को मुसख्खर कर लिया। अगर आपने उन कॉजेज का या उन असबाब का इल्म हासिल कर लिया और उसके बाद फिर आप उनके ऊपर ईमान लाए हैं, तो अब ये ईमान के दर्जे में आपकी इजाफा हो गया, ज्यादती हो गई, तो अच्छी बात है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। भैया, और वो दूसरा था कि वो जो फ्राइडे के दिन आपका बयान हुआ था, उसमें आपने फरमाया था इमाम गजाली की बात के अहकाम अकल में क्यों नहीं आते, और उसकी मिसालें दी थी इमाम गजाली की आपने आईने की। आप उस इजलास में थे या वीडियो देखी थी आपने? वीडियो देखी थी जी। आईने की मिसाल दिए थे आपने, तो वो आखिरी चौथी या पांचवी जो आखिरी मिसाल थी वो ये थी कि सामने आईना है और हम आईने के सामने रुके हैं, मुहाजात में रुके हैं, लेकिन हमको हमारे गर्दन के पीछे का देखना है। तो वो लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया, वो क्या ताल्लुक से था? वो ये था कि आपको गर्दन के पीछे देखना है तो दो आईने सही से रखने होंगे। तरतीब अगर बदल जाएगी आईने की, आईना सही नहीं होगा, पीछे वाला सामने वाला, तो आप अपनी गर्दन पे नहीं देख पाएंगे। तो इसी तरीके से कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर आप दे रहे हैं और आर्ग्यूमेंट की तरतीब सही ना हो तो आर्ग्यूमेंट कभी भी सही नतीजा नहीं देगा। और उसकी मिसाल मैंने दी थी कि अगर दो प्रेमिसेस हैं आर्ग्यूमेंट के, पहला प्रेमिस ये है कि जैद इंसान है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी को। दूसरा प्रेमिस ये है, दूसरा मुकदमा, कि अक्सर इंसान खुद गर्ज होते हैं। अब आपने इन दोनों को साथ में जोड़ दिया और ये कहा जैद इंसान है और अक्सर इंसान खुद गर्ज होते हैं, तो नतीजा निकलेगा कि जैद खुद गर्ज है, हालांकि नतीजा गलत है। जी, समझ गए? इसमें, हाँ जी, इसमें वो अहकाम अकल में नहीं आना, मतलब इसमें क्या पॉइंट है, मतलब समझा नहीं। इसमें पॉइंट यह है कि आपके पास दो दलीलें हैं या एक दलील के दो हिस्से हैं, आप दोनों को सही तरीके से मुरत्तब अंदाज में जैसे रखना चाहिए वैसे नहीं रख रहे हैं, तो आपको जो बात है शरीयत की वो सही समझ में नहीं आएगी। अच्छा, दलील को अच्छा, सही समझना जरूरी है। अच्छा, दो दलील है। जी जी, आप समझ में। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। वही आपको चले आगे। अस्सलाम वालेकुम। चले सैयद भाई से इजाजत लेंगे। फनी 8 BP लास्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी हजरत, हमारा एक छोटा सा सवाल था। सवाल ये था कि जब भी हमारी लैंग्वेज होती है, जिस भी हम लैंग्वेज में बात करते हैं, तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम की जो भी लैंग्वेज थी उनकी, तो वो ही लैंग्वेज दुनिया में क्यों नहीं चली? इतनी ज्यादा डिफरेंट जो लैंग्वेज हुई है वो कब, कैसे और कहाँ हो गई? आसिम भाई इसका बेहतरीन जवाब देंगे। जी आसिम भाई। जी इसका तो देखें मेरे भाई, आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं आप? मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शैतान की तरफ से कभी कभी दिमाग में ये कोई लास्ट नहीं, एक ईयर से दिमाग में सवाल आ जाता है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा जी सवाल है, वही बहुत सोचा शायद। इंटरेस्टिंग सवाल है। ये तो देखो कुरान में अल्लाह ताला ने डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है ना उसको अपनी निशानी के तौर पे जिक्र किया है। अगर आप इसको अपने जी इसमें भी ट्रेस आउट करेंगे, मैं इसको दो तरह से आपको जवाब देता हूँ। एक तो आप इसको अगर जी अपने इसमें ट्रेस आउट करेंगे तो आपको ऐसी रिवायत मिल जाएंगी कि तारीख के अंदर जो है कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ज़बानें अलग-अलग हो गई। आम तौर पे जो है अगर आप जीनियोलॉजी को ट्रेस आउट करेंगे, तो उसमें लैंग्वेज भी आता जी है जीनियोलॉजी के अंदर, लिंग्विस्टिक भी आता है। हम्म, तो 3 आम तौर पे बनाए जाते हैं, है ना? नूह अलैहिस्सलाम की 3 औलादें थी। वो तीनों जो है हम्म, वो अलग-अलग डिफरेंट सिर्फ़ जीनियोलॉजी नहीं लैंग्वेजेज़ भी रखती हैं। तो ये जब 3 लैंग्वेजेज़ आ गई तो फिर तो वो 300 3000 बनना तो बहुत आसान है। ठीक है? तो आप इसको जी ऐसे भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। बाकी अगर इसको आप लिंग्विस्टिकली देखेंगे तो इवन एक लैंग्वेज से जो है वो 2 लैंग्वेज यानी कि एक लैंग्वेज बाद में जाके 2 समझे डायलेक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं, फिर 2 डायलेक्ट्स जो है आगे जाके 2 अलग-अलग लैंग्वेज बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास आज से 800-900 साल पहले एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसको खड़ी बोली बोलते थे, ठीक है? खड़ी बोली जो है वो 2 डायलेक्ट्स में पहले तब्दील हुई और फिर वो 2 डायलेक्ट्स जो है वो 2 अलग-अलग लैंग्वेज में बदल गए, जिसको उर्दू और हिंदी कहा जाता है। अब इवन आप उर्दू और हिंदी में चले जाएँ तो उर्दू के 5 वर्ज़न मिलेंगे आपको और हिंदी के भी जो है वो 3 से 4 अलग-अलग वर्ज़न में। मिसाल के तौर पे उर्दू में आप दक्कन की, हैदराबाद की उर्दू थोड़ी अलग होती है, दिल्ली की उर्दू थोड़ी अलग होती है, हाँ, लखनऊ की सब उर्दू जगह की थोड़ी अलग 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 होती होती है जी। है ना? अब ये क्या होगा कि आगे बढ़ेगा टाइम 200 साल के बाद पता चलेगा आपको कि ये अ, बिल्कुल एक नई डिफरेंट लैंग्वेजेस बन गई है। तो ये सब एक ही लैंग्वेज के अंदर हो रहा है, मतलब 2 लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो यानी कि इंसान के ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, ठीक है? इंसान के खाने-पीने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से एक लैंग्वेज अलग-अलग लैंग्वेज में जो है वो इवॉल्व हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप अरबिक को ले लें, तो अरबिक का कोई जी एक डायलेक्ट नहीं है। आप मिस्र में जाएँगे तो एक अलग अरबी ही ज़बान है, वो अलग ढंग से बोलते हैं। आप जो है वो गल्फ़ में आएँगे तो अलग ढंग से बोलते हैं। आप चले जाएँ मोरक्को में चले जाएँ, तो वो उस अरबिक को इतना अलग होता है कि गल्फ़ वाला इंसान जो है वो मोरक्कन अरबिक को समझ ही नहीं सकता, जब तक कि वो फुसहा इस्तेमाल नहीं करे। ठीक है? तो एक ज़बान से भी 5, 10, 20 ज़बानें बन सकती हैं। अब तो उसके जी बाद मैंने आपको पहले तो 3 हाम, साम और याफ़िज़ की मैंने मिसालें दे दी है, जिनकी जीनोलॉजी और लैंग्वेज ही अलग थी, तो वो 3 तो अब 3000 में बदल जाए। अगर वो नहीं भी, अगर ये भी माने कि अगर वो एक ही लैंग्वेज बोलते थे, तो भी एक लैंग्वेज जो है वो जगह ज्योग्राफी के बदलने की वजह से इवॉल्व होके दूसरे लैंग्वेज में बदल जाएगा, फिर वो तीसरा, चौथा इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेज़ बन जाएँगे और ये बहुत नेचुरल चीज़ है। ओके हजरत, शुक्रिया। बस यही सवाल था एक छोटा सा। इसमें एक चीज ऐड करूंगा मैं कि ये एक इस बात का भी सबूत है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसानों को जो है जो अक्ल दी है, तो इंसान अपनी अक्ल के इस्तेमाल से क्रिएटिविटी करता है, कुछ इमेजिन भी कर सकता है, उसमें कुछ तब्दीली भी ला सकता है। और अगर ऐसा होता कि फ्री विल ना होता या एकदम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे होते सारी चीजें, तो फिर उसमें सिमिलैरिटीज की संभावना थी। ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो इवोल्यूशन होता है एक तरीके से इल्म में और तमाम चीजों में, ये भी जो है बताता है कि लैंग्वेज बहुत नेचुरल है कि उसमें डायलेक्ट्स बनेंगे और नए लैंग्वेजेस डिस्कवर किए जाएंगे। शुक्रिया। चलें जी, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। माशाअल्लाह आज की स्ट्रीम अच्छी रही है और काफ़ी जोश जज्बे के साथ रही है। अच्छे सवालात आए और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आगे आने वाले हफ्तों में पाबंदी के साथ ये स्ट्रीम रहेगी, आप हजरात की भी, और मैं जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा आप हजरात के चैनल पर भी हाजिरी रहा करेगी। चंद दिनों में थोड़ा सा वक्त है मेरे पास,
तो चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जाते जाते कुछ ऐड करना चाह रहा था मैं। आज पैसिफिस्ट एथियस्ट के साथ मिल्ड गुफ्तगू वाला भी सवाल आया हमारे पास, फिर माशाल्लाह भाई भी लैंग्वेज के हवाले से अच्छा सवाल करके गए थे। तो हमने पिछले अदवार में कुछ स्ट्रीम्स की थी, आसिम भाई के साथ भी आपने की, मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी के साथ भी, इसना चीज़ के साथ भी, और भी दीगर अहबाब के साथ भी। तो आपको क्या, आपको आपसे वैसे प्राइवेटली इस बारे में डिस्कशन हुआ था एक बार, आसिम भाई से भी एक बार हुआ था, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या ये जो किताब है नोआ हरारी की, इसका एक बार इसका भी पोस्टमार्टम कर लिया जाए? अभी जब ये बात आई थी ना, अभी जब वो उन्होंने हवाला दिया तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि यही इसका भी एक पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो उसके लिए छोटा मुंह बड़ी बात जबान पर ले आए। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं उसके लिए मुकम्मल तौर पे हाजिर हूँ अगर कोई खिदमत लायक हो। और इसके अलावा आसिम इफ्तिखार भाई तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो कोई इंशाल्लाह इसके पीछे बैकएंड पे काम वगैरह करना हो तो जरूर। हाँ, तो आप दोनों हजरात इसको ले लें ना, तो आप दोनों हजरात इस पर काम कर लें और एक स्ट्रीम या इस तरह करें कि बजाय स्ट्रीम करने के आप 20 मिनट आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं, उसकी आप कई किस्तें बना लें। जैसे वो थी ना आर्मीन नवाबी की किताब पर हमारा काम था, तो इस तरीके से इस पर एक काम हो जाए। तो आप मान लीजिए उसकी 20-25 जगहों की निशानदही कर दें कि जहां उसमें फ्लॉज हैं, और वो 20 जगह होंगी, आप 20 की निशानदही कर दीजिए और उसको डिबंक करें। 20 मिनट 25 मिनट की एक वीडियो हो और उसकी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, हो गया काम। ठीक है, चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।